छोटी भाई ऋषि जी और आप सब के प्रति हमारा आभार। जोहार। मैं कुछ छोटी 2-3 छोटी बातों से कहानियों से बात शुरू करना चाहूँगा। शायद प्रोग्राम में मेरे साथ में ये लिखा हुआ है कि भाषा और संस्कृति, उस पर बोलना है। ये कलकत्ता है, बंगाल है, जहाँ दुर्गा की काफी धूम है और बंगाल बहुत प्राइड करता है। जो मुख्यतः जो बंगाली इतिहासकारों ने ही लिखा है कि अंग्रेजों की अभ्यर्थना में शुरू हुआ था, उस पे आज भी उसको बहुत गर्व है। दुर्गा की कथा मेरे ख्याल से यहाँ सब ज्यादातर हिंदू समुदाय से लोग हैं, वो जानते हैं, क्योंकि उसको बताने का सिलसिला हजारों साल पुराना है। वैदिक समय से लेकर आज तक, और विभिन्न माध्यमों से और कई कई तरहों से उसको बताया जाता है। लेकिन जो बंगाल दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, नवरात्रि के लिए जाना जाता है, वही बंगाल अपने साथ रह रहे संतालियों की दुर्गा कथा को नहीं जानता है, आदिवासियों की दुर्गा कथा को नहीं जानता है, मुंडाओं की दुर्गा कथा को नहीं जानता है। बिल्कुल उनके साथ रहते हैं। शांति निकेतन जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, संताल आदिवासियों की जमीन पे खड़ा किया गया। लेकिन वहां संताली विवाद बहुत बाद में खुला है। दुनिया भर की भाषाएं और ज्ञान वहां पढ़ाया जाता है, लेकिन संताली विभाग बहुत बाद में खुला, जिनकी जमीन पे वो विश्वविद्यालय बना। तो वो कथा क्या है? मुंडारी पुरखा कथा है, जिसको हिंदी में लोग लोक कथा कहते हैं। हम लोग झारखंड के लोग, आदिवासी लोग लोक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लोक, परलोक, त्रिलोक, स्वर्गलोक ये सब हिंदू मान्यताओं वाला शब्द है, उसकी संस्कृति का शब्द है। उसके लिए हम लोग पुरखा साहित्य कहते हैं, उसको ऑरेचर कहते हैं। और पूरी दुनिया के आदिवासी, मैंने सुबह सुना पांडे जी ने कहा कि फ्रेंच लोगों ने, सॉरी, ये आदिवासियों का दिया हुआ शब्द है, उन्होंने इसको चलाया है। वो अपने साहित्य को ऑरेचर शब्द कहते हैं, और जिसकी सबसे प्रबल स्थापना हाल में नुगुगी व थ्योंगो ने दी। और उनकी एक पूरी किताब है जिसमें इस ऑरेचर पर पूरा उसको उन्होंने थ्योराइज किया है। तो जो मुंडा कथा है, वो मुंडा कथा ये है कि जंगल में एक आदिवासी परिवार रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर लड़की थी, और उस लड़की की सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। बहुत पास में एक नगर था, नगर तक भी उसकी सुंदरता की चर्चा शिकारियों के माध्यम से पहुंची। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। राजा भी कभी कभार, राजा जैसे लोग जंगल में शिकार करने ही जाते रहे हैं। ये आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, पढ़ा होगा। जंगल में कुछ और करने नहीं जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, शिकार करने जाते हैं, और जंगल में आदिवासी रहते हैं। तो ये भूमंडलीकरण कोई नई बात नहीं है। वो शिकार करने का सिलसिला आपके मिथकों में, आपके धर्म ग्रंथों में मौजूद है। भूमंडलीकरण अमेरिका की देन नहीं है। जैसे फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की देन नहीं है। रामायण में राम ने वही काम किया, बाली और सग्रीव में फूट डाला, रावण और विभीषण में फूट डाला। लेकिन हम अपनी चीजें दूसरों पर थोपते हैं और कहते हैं कि ये अंग्रेजों ने दिया भूमंडलीकरण, तो अमेरिका ने दिया, है ना। लेकिन सारी कहानियां तो बताती है कि राजा लोग शिकार करने जंगल में ही जाते थे। कहानी बताती है कि राम ने सुग्रीव और बाली को फोड़ दिया। तो अंग्रेज कैसे फूट डालो के आविष्कारक हुए? वो नहीं हुए। असल में हमारा हिंदू सामंती ब्राह्मणवादी समाज अपनी कार्रवाइयां वो दूसरों पे थोप के अपने को बहुत शुद्ध घोषित करता है कि भाई हम तो पाक साफ हैं।
एकेडमिक जगत में पोस्ट कॉलोनियल जैसा सब चलता है, उत्तर औपनिवेशिकवाद, भूमंडलीकरण, नई चीजें हैं क्या ये? तो कहानी ये है कि उस लड़की की सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक चले। राजा का ये अधिकार बनता था कि दुनिया में जो सुंदर चीज हो वो उसके अधिकार में हो, वो उसका उपभोग करे। तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ और उस लड़की को पकड़ के ले आओ। वह हमारे महल में हिंदुओं और दूसरे तमाम धर्मों में राजाओं की, महापुरुषों की 1008 से कम पटरानियां नहीं होती। तो ले आओ, उसको भी रखेंगे अपने हरम में, अंतःपुर में। तो लोग गए, तो वो आदिवासी जो था वो एक भैंसा था, भैंस, बफेलो। तो वो अड़ गया दरवाजे पे, तुम कौन और मेरी बेटी को क्यों ले जाओगे? सिपाहियों ने कहा कि हमको तो राजा ने हुक्म दिया है, हम तो ले जाएंगे। बोला हम कोई राजा वाजा को नहीं जानते, ये तो हम तो सृष्टि में के रक्षक हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमने न किसी राजा को देखा न सुना, वो कौन होता है हमारी बेटी को ले जाने वाले? तो कमी सिपाही गए थे, राजा का नाम लेंगे हट जाएगा, तुरंत बोलेगा ले जाओ, या पहुंचा देगा जाके घर पे कि राजा से संबंध हो रहा है। तो अड़ गया भैंसा। भैंसा बहुत मजबूत था, जब 2-4 सिपाही गए थे तो डर गए, नौकरी करते थे, जान क्यों दें। वापस चले आए दरबार कि साहब वो उसका बाप जो है बड़ा भैंसा है, वो तो मना कर रहा है, और वो ताकतवर था, तो कुछ और फोर्स दिया जाए। जैसे हमारी अभी स्टेट गवर्नमेंट फोर्स मांगते रहती है ऑपरेशन ग्रीन हैंड चलाने के लिए कि साहब सुरक्षा बलों की कमी है और कंपनियां भेजी जाए। तो उन्होंने जाके कहा कि साहब नहीं होगा, कुछ जबरदस्त कंपनी भेजनी पड़ेगी वहां पे। तो राजा ने कहा ऐसा बात है तो हम खुद चलेंगे। तो वो सदल बल बहुत सारी सेना लेके पहुंचा तो भैंसा अड़ गया, भैंसे से उसका युद्ध हुआ, उस युद्ध में भैंसा मारा गया। दुर्गा किसको मारती है? भैंसा आदिवासी समाज के अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। पूरे आदिवासी इलाके में भैंसे से खेती होती है, बैल नहीं इस्तेमाल करते। आदिवासी गाय भी नहीं पालते हैं और उसका दूध भी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि गाय के दूध पे उसके बच्चे का हक है। हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम महान हैं। हम बच्चों का दूध छीन लेते हैं, प्रकृति के बच्चों का दूध छीन लेते हैं और कहते हैं हम महान सभ्यता वाले हैं, हमारी संस्कृति महान है। ये एक कहानी है। दूसरी एक कहानी और बताता हूं आपको। एक आदिवासी इलाके में एक बहुत बड़ी परियोजना आने वाली थी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था। तो साहब कंपनी के लोग पहुंचे। आजकल कुछ नियम बन गया है कि एनओसी लो, फलाना लो, ये करो, जन सुनवाई करो, है ना। तो जन सुनवाई कंपनी ने आयोजित की एनओसी के लिए। तो पूरे इलाकों से आदिवासियों को बढ़िया पहले से, जब वो सुनवाई होने वाली थी उसके पहले ही उन्होंने क्या किया कि गांव-गांव में कपड़े, माने खाना पाना, ये सब बांटना शुरू किया। और जिस दिन सुनवाई थी पहले से ही गाड़ियां लगा दी, चकाचक बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ियां, और उसमें भर के ले आए। और जब वो लोग आ गए तो जन सुनवाई की, पब्लिक हियरिंग की कार्रवाई शुरू हुई। कंपनी का मैनेजर जो है उसने वो क्या बोलते हैं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उसमें क्या क्या फायदे हैं ये उसने गिनाने लगा कि भाई देखो आपको हर एक को नौकरी मिलेगी, हर एक आदमी को पक्का बिल्डिंग मकान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लोग सब सुनते रहे। आदिवासी तो मेला समझ के आए थे कि भाई सरकार कोई मेला कर रही है, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, नाचेंगे गाएंगे, घर चले आएंगे। तो ये तो और भी कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। तो एक 70-80 साल का बूढ़ा आदिवासी उठा, बोला साहब सबको नौकरी मिलेगा। मैनेजर ने कहा सबको मिलेगा। सबको घर मिलेगा, कहा सबको घर मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं अपनी 2 एकड़ 44 जमीन देने के लिए तैयार हूं, मेरे परिवार के सदस्यों का नाम लिखो। तो मैनेजर खुश हुआ कि उसके इतने इंप्रेसिव टॉक से ये
असर पड़ा कि एक बूढ़ा जो है 2 एकड़ 44 डिसमिल जमीन खुद देने के लिए उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हाँ बोलिए आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो उसने कहा कि देखो नाम लिखना शुरू करो, एक मैं बूढ़ा, मेरी एक बूढ़ी, मेरे 2 बच्चे, दोनों के 2 बच्चे, मेरे 12 मुर्गियां, 17 बकरी, आम के पेड़ पर 108 परिंदे, कुल मिला के 738 लोग। मैनेजर का दिमाग चकराया, बोला फाइल पलटा कि बाबा इसमें तो 60 ही लोगों के नाम है। उसने कहा अब तुम्हारी परिवार की अवधारणा ही गलत है तो मैं क्या करूं? मेरे ये पंछी कहां जाएंगे, मेरी बकरी कहां जाएगी, मेरी मुर्गियां कहां जाएंगी, मेरे खेतों में इतने 1000 कीड़े हैं वो कहां जाएंगे? ये सब मेरा परिवार है। तो अगर हम भाषा और संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, शायद हम लोग ये अवसर है सुनीति कुमार चटर्जी के 125वीं वर्षगांठ का। सुनीति कुमार चटर्जी साहब ने ये बताया है कि कम से कम किरात परिवार की 21 बोलियां सीधे सीधे आदिवासी भाषाओं से आई है। उन्होंने ये कहा है, बताया है कि गंगा, जिसको आर्यों ने बाद में हड़प लिया, वो गंगा शब्द मुंडारी भाषा का शब्द है। ये जो सिंदूर सुहागने लगाती है हिंदुओं की, वो सिंदूर आदिवासियों ने दिया। खेती करने की विधि ऑस्ट्रिक फैमिली के लोग यानी मुंडा परिवार के लोगों ने शुरुआत किया, उसको आपने अपनाया। तो अब सवाल यह है कि अगर आदिवासी को हम इन चीजों का आविष्कारक मान लेंगे तो फिर हमारी श्रेष्ठता कहां जाएगी? हम कैसे महान कहलाएंगे? और ये हर मालिक बनने वाला करता है। जैसे अंग्रेजों ने आगे कहा कि आपका कुछ नहीं है, वैभव भाई ने कहा, थोड़ा उन्होंने दूसरे अर्थ में समझ लिया उसको कि हिंदी साम्राज्यवाद बोलियों के खिलाफ। अरे हिंदी की बोलियों के खिलाफ वो नहीं है, वो इस देश की आदिवासी बोलियों के खिलाफ है। वो अवधी के खिलाफ कहां से होगी, भोजपुरी के खिलाफ कहां से होगी, मैथिली के खिलाफ कहां से होगी? वो होगी आदिवासी भाषाओं के खिलाफ। क्योंकि सवाल 2 संस्कृतियों के टकराव का है, जिसका पहला प्रमाण उसी आर्य समाज ने लिखा। 4 वेद, 18 पुराण, कितने ब्राह्मण ग्रंथ, सिर्फ आदिवासी दर्शन को नेस्तनाबूद करने के लिए लिखा। और आज भी माफ कीजिएगा, भारत के सारे अकादमिक केंद्र, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, या हम जहां बात कर रहे हैं, आदिवासी भाषा विभाग नहीं है। आदिवासी साहित्य नहीं पढ़ाते हैं, फ्रेंच साहित्य पढ़ाएंगे, शेक्सपियर पढ़ाएंगे, फलाना को पढ़ाएंगे, ब्रेक्ट को पढ़ाएंगे, भिखारी ठाकुर को पढ़ाने की क्या जरूरत है? और जब आप भिखारी ठाकुर को ही नहीं पढ़ाएंगे तो आप में से कितने लोगों ने सुना है गुरु गोम के रघुनाथ मुर्मू का नाम, जिसने 40 के दशक में जब हिंदी के किसी लेखक ने प्रेस नहीं बनाया, उस आदमी ने प्रेस बनाया, अपने लिपियां बनाई और ओल्च की लिपि में संथाली साहित्य लिखना शुरू किया। 1928 में आदिवासी महिला ने पत्रिका निकाली हिंदी साहित्य के। यहाँ आचार्यगण बैठे हैं, बता दें हिंदी साहित्य में कहीं उनका नाम है क्या? 1928 की बात कर रहा हूं, 1920 की बात कर रहा हूं, प्रमाण है। तो दोस्तों, यहाँ मेरी हस्दा बैठी हैं, वो कम से कम 5 भाषा जानती हैं क्योंकि वो आदिवासी है। यहाँ वंदना टेटे जी बैठी हैं, वो 5 भाषा कम से कम, हर आदिवासी इस देश में कम से कम 5 भाषा जानता है। हम आप कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? हाथ उठाइए, कितनी भाषाएं जानते हैं? 1 2 3
बोलिए। और हम बहुभाषिकता पे, मल्टीलिंगुअलिटी पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है चुटका आ गया है, ये भी कुछ आंग्ल भाषा में लिखा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन अगर आप अपनी विरासत संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आप अपनी मातृभाषाओं में लौटिए, अपने आसपास की भाषाओं में लौटिए और हिंदी पढ़िए। वो बाध्यता है, इस देश ने बाध्य किया है आदिवासियों को कि वो तुम हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। हमारी चॉइस नहीं है, जैसे हमारी चॉइस नहीं होती है कि हम पैदा कहाँ होंगे, वरना हर कोई अंबानी का बेटा बनना चाहता या बेटी बनना चाहता है। धन्यवाद। जोहार।